राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं आपको एपिसोड नहीं डाल पाई। मैंने टॉक्सिक लव्स के पता नहीं कितने एपिसोड्स डालिए, एक एक एपिसोड के अंदर काफ़ी सारे एपिसोड्स डल रहे थे। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब फिर से आ जाते हैं अपनी। लेट्स स्टार्ट। यश ने पीछे से जाकर आयशा की आंखों पर हाथ रख उसकी आंखों को ढक दिया। तभी आयशा ने उसके हाथ को टटोलते हुए कहा, यश तुम भी आ गए हो। ये सुनकर यश ने मुंह बना लिया और आयशा की आंखों पर से हाथ हटाते हुए कहा, मॉम आपने मुझे फिर से पहचान लिया। ये कहते हुए अपने सामने आया और उसे देखने लगा कि तभी आयशा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को शेक करते हुए कहा, आओ मेरा बच्चा, माँ से चालाकी करेगा और माँ पहचानेगी नहीं तुम्हें। यह कहकर मैं हंसने लगी तो यश भी मुस्कुरा दिया। तभी दुआ ने सूर्य से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है आप। उसकी बात पर सूर्य ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी पायल ने दोनों ने को देखते हुए कहा, अच्छा तो बताओ टाइम के पंक्चुअल लोग को आज देर कैसी हो गई आने में। उसकी बात पर यश ने तपाक से कहा, मासी वो रास्ते में एक लड़की। यश ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सूर्य ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नॉट अ बिग डील मासी, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। सूर्य की बात सुने और यश उसे हैरानी से देखने लगा और फिर मन ही मन खुद से बोला, वाह बेटा अब झूठ भी बोलने लगा तू। तभी सूर्य ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरने लगा। वह अपनी आंखों से उसे डराकर चुप कर रहने के लिए बोल रहा था। वे दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी पायल ने कहा, सूर्य तुम कुछ कह रहे थे और यश कुछ और कह रहा था। उसने किसी लड़की का जिक्र किया ना। यह कहते उसने दुआ और आयशा दोनों की तरफ देखा। वे दोनों ही सोचते हुए बोली, यू आर राइट। कहते हुए दोनों ने सूर्य और यश की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यश किसी लड़की के बारे में बोल रहा था ना, कौन है वह लड़की। दुआ ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सूर्य ने उसे झुककर अपनी भाव में उठा लिया, उसे ले जाते हुए कहा, माँ पहले घर चलते, सारी बात हम घर पर करेंगे, सब आपका वेट करें। सूर्या को देखकर पायल और आयशा दोनों ही हंसने लगी। फिर वे दोनों ही इसके पीछे पीछे चले गए। यश सभी का सामान लेकर वहाँ से चला आया। सूर्य ने फिर दुआ को लिए गाड़ी का डोर ओपन किया तो दुआ कार में बैठते हुए बोली, सूर्या आपके डैड कहाँ हैं, हम कब से उन्हें फ़ोन कर रहे हैं पर वह है कि हमारा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। उसकी बात पर सूर्य ने उसे बिठाकर कार का डोर बंद करते हुए कहा, माँ ऐसा कभी हो सकता है कि डैड आपका कॉल रिसीव ना करें, वह ज़रूर किसी मीटिंग में होंगे। उसकी बात पर दुआ ने सोचते हुए खुद से कहा, मीटिंग, ऐसी कौन सी मीटिंग है जो हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई। वही दूसरी तरफ दिल्ली के क्लब का माहौल एक ऐसा था कि दिन भी रात जैसी लग रही थी और वहीं क्लब में एक वीआईपी रूम में शौर्य सोफे पर राजा की तरह बैठा था और अब उनके एक पैर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए था। वो उसके दोनों हाथ सोफे पर दोनों साइड फैले हुए थे। उसके मुंह में एक ब्रांडेड सिगार थी जिसे वे कश ले रहा था। उसके राइट साइड सोफे पर राज और अभय बैठे थे और उसके लेफ्ट साइड पर अनमय और विशाल बैठे थे। शौर्य ने सामने एक आदमी वाइट सूट में बैठा हुआ था और उसके पीछे उसके 10 गार्ड्स खड़े थे। उसने शौर्य को देखते हुए कहा, ये जो वेपन हम आपसे खरीदने वाले हैं, उम्मीद करते हैं बाकी वेपन की तरह कि इनकी क्वालिटी भी A1 होगी। उसकी बात पर राज ने कहा, यह धंधा भरोसे और ईमानदारी से चलता है, भले यह मॉडल न्यू है पर इसकी क्वालिटी तुम्हारी सोच से अच्छी है मेहरा। उसकी बात पर मेहरा मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो आज तक सिर्फ आपसे ही डील की है, वरना आप तो जानते हैं कि यह धंधा आजकल कितना फेमस हो गया है और हर कोई अब इससे जुड़ने लगा है। उसकी बात पूरी होते ही शौर्य ने अपने मुंह से सिगार निकाली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा आज से पहले तूने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया, फिर आज इतने बड़े ऑर्डर की कोई तो वजह होगी। यह कहकर उसने वापस से अपने होठों के बीच सिगार दबा लिया। तभी उसकी बात पर मेहरा ने हंसते हुए कहा, मिस्टर SSR आप आम खाओ ना, कुटलियाँ क्यों बन रहे हो। यह कहकर वह उठ गया और फिर राज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी हमारी। यह कहकर वह अपने गार्ड्स के साथ चला गया। उसके जाने के बाद विशाल ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, ना जाने क्यों मुझे इस बार मेहरा पर डाउट हो रहा है।
उसका साथ देते हुए अभय ने कहा, ये मेहरा कुछ तो छुपा रहा है। तभी अनमय ने भी कहा, मुझे लगता है ये हमसे वेपन खरीदकर कहीं और ही सप्लाई करता है। राज ने भी उसकी बात पर कहा, आई थिंक यू आर राइट। तभी शौर्य ने कहा, तो पता करो मेहरा हमसे क्या छुपा रहा है। यह कहकर वह उठा और अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन की डिस्प्ले पर दुआ की 5 मिस कॉल शो हो रही थी। यह देखकर शौर्य होठों को तिरछी कर मुस्कुराया और उसे कॉल बैक करते हुए चला गया। दूसरी तरफ से दुआ ने कॉल रिसीव करते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहा, कहाँ थे आप? अभी तक हमने आपको कितनी कॉल भी किया, क्या आप मीटिंग हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई? उसकी बात पर शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी ना पहले मेरे लिए कुछ था और ना कभी होगा। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल देख नहीं पाया। शौर्य दुआ की बात करते हुए जा ही रहा था, तभी क्लब के ग्राउंड फ्लोर पे जाते हुए एक लड़की उससे टकरा गई। अचानक उसके टकरा जाने से शौर्य के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। शौर्य ने घूरकर उस लड़की को देखा तो वह लड़की अपनी आंखों में शरारत भरे उसे ही देख रही थी। शौर्य ने आज भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। उम्र का पहरा जैसे उस पर था ही नहीं। वह आज भी अपनी एक झलक से ही किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। उस लड़की की नज़रें अभी भी उस पर ही ठहरी हुई थी। वह उसे अपनी लस्ट भरी नज़रों से नीचे से ऊपर तक स्कैन कर रही थी। शौर्य ने पर्सनैलिटी उसे अपनी और अट्रैक्टिव कर रही थी और शौर्य उसे इग्नोर कर अपना फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका कि तभी वह लड़की भी झुककर उसका फ़ोन उठाने लगी। अचानक दोनों के फ़ोन उठाने से दोनों के ही हाथ टकरा गए और तभी उस लड़की ने शौर्य के हाथ को अपने हाथ में भर लिया। यह देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बेहद गुस्से में उसे देखते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी। उसके शब्द में इतनी कड़कड़ाहट थी और एरोगेंस थी कि उस लड़की ने तुरंत ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसके चेहरे को देखने लगी। शौर्य अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसकी गुस्से की जलन आंखों में देखकर वह डर गई और तभी वह पीछे हटते हुए वहाँ से चली गई। शौर्य ने फ़ोन का डिस्प्ले देखी तो कॉल अभी भी चल रही थी। उसने फ़ोन कान पर लगाया तो दुआ से बात करते हुए चला गया। दूसरी तरफ पनाह अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम के गार्डन में इंटर होते ही एक बार फिर साया ने होठ बड़बड़ाने लगी। वह सूर्या को कोसते हुए चली जा रही थी कि तभी गार्डन में फूलों को पानी दे रहे काका से उसने रोकते हुए कहा, साया बिटिया, किसे इतना सुनाई जा रही हो? उसकी बात पर साया ने उसकी तरफ देखा और नज़दीक आते हुए कहा, काका, आज एक साहबजादे हमसे टकरा गए थे। एक तो हमारा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से हमसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे। काका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अच्छा, फिर तुमका बिटिया कैसे संभाला उसको? फिर साया भी तैश में आकर बोली, प्लीज़ इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज खड़ी बोली आने वाली है तो एडजस्ट करना मेरे साथ। आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी हम तो काका उनको दिन में तारे दिखाई दिए, हमें अपने पैसों का रौब दिखा रहे थे, पर हमने भी दिखा दिया उन्हें हम बिकने वाली नहीं है। फिर उन्होंने सबके सामने हमसे माफ़ी मांगी तो हमने जाने दिया। यह कहकर वह इधर उधर देखने लगी और फिर काका की तरफ देखकर उसने कहा, काका, बाबा नहीं दिख रहे, कहीं कहाँ है बाबा? उसकी बात पर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे बाबा बच्चों के साथ पीछे वाले गार्डन में वह बच्चों को सब्जियों के बारे में बता रहे हैं। उनकी बात पर साया हंसते बोली, हम समझ गए, हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। यह कहकर वह थैला काका को पकड़ाकर चली गई। जब वह पीछे वाले गार्डन में गई तो देखा उसके बाबा, जो इस आश्रम के कर्ता धर्ता थे, वे एक चेयर पर बैठे थे और उनके सामने बहुत सारे छोटे बच्चे थे। बच्चों की नज़र जैसे ही साया पर गई वे उसे देखकर खुश हो गए, पर तभी साया ने होठों पर उंगली रखकर अपने शांत रहने का इशारा किया। वह सभी बच्चे शांत हो गए। साया ने मानव मुखर्जी बच्चों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बता रहे थे कि तभी साया ने पीछे से जाकर उनके गले में अपनी बाहें डालते हुए उन्हें हक कर लिया। मानव मुखर्जी साया के स्पर्श से ही उसे पहचान कर मुस्कुराते बोले, आ गई आप, पर आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर साया को सब्र
याद आ गया और वह मुंह बनाकर उसके सामने आई और शिकायत करते हुए उनसे कहा, बाबा अगर आप इतनी सारी सब्जियां के साथ टमाटर और बैगन भी उगा लेते तो हमें मार्केट जाकर सोने के भाव में टमाटर नहीं खरीदने पड़ते। यह कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, और ना ही उस बैल बुद्धि राजकुमार से टकराना पड़ता। उसे इतना गुस्से में देखकर मानव जी ने कहा, बेटा बीज नहीं थे पर हम मंगवा लिए हैं। आप जल्दी ही हमारे इस छोटे से गार्डन में तुम्हारे पसंदीदा बैगन और हमारे टमाटर भी उगेंगे। उसकी बात सुनकर साया ने होठों पर स्माइल आ गई और उसने एक बार फिर से उन्हें अपने गले लगा लिया। दूसरी तरफ रायज़ादा पैलेस में शौर्य जैसे ही अपने रूम में दुआ उसे सामने खड़ी दिखी, वह उसे अजीब तरह से देख रही थी। तो वही शौर्य जो दुआ को देखकर मुस्कुरा रहा था, अचानक ही उसे देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और अब मुस्कान की जगह उसकी आंखों में सवाल दिख रहा था। तभी वह उसे देखते हुए उसके पास आया। उसने नज़दीक आते हुए दुआ उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी और उसे सूंघ भी रही थी। शौर्य उसे यह देखकर वो सोच में पड़ गया और मन ही मन खुद से बोला, अरे इसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों सूंघ रही है। फिर वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते बोली, बहुत पहले से कवर अप किया है आपने, पर हमारी नज़रों से नहीं बच सकेंगे। अब जल्दी से बताइए कौन थी वह लड़की। लड़की? कौन सी लड़की? शौर्य ने बहुत सुकड़ कर पूछा। तो दुआ उसकी आंखों में देखते बोली, वही लड़की जिसके साथ अब काल रात थे कॉल पर हमने सब सुना। लड़की कौन सी? शौर्य ने दो उंगली अपने माथे पर रखी और माथा सहलाते हुए उसने दुआ को देखते हुए कहा, या दुआ वह लड़की मुझसे टकरा गई थी और तुमने सोचा कि भी कैसे लिया कि किसी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। सीरियसली तुम्हें कैसे लगता है। उसकी बात पर दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे लगता नहीं है, पर फ़ोन पर उसे सुना तो हमें लगा शायद हमारी एब्सेंस में आप सभी की तरह बोलते हुए वह शौर्य की टाई को साथ खेलने लगी। शौर्य ने उसे बीच में ही रुकते हुए देखकर कहा, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला क्यों कहीं और जाएगा। फिर उसकी नाक पर टैप करते हुए कहा, उसने आगे कहा, और एक बात तुम कैसे भूल सकती हो, तुम सेड्यूस सिर्फ तुम कर सकती हो मुझे, किसी का मुझ पर कोई असर नहीं होता। उसकी बात पर दुआ एम्बेरेस्ड हो गई और उसने अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लिया। तभी शौर्य ने उसे अपने भाव में भर लिया और उसके गले लगे हुए कहा, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। दुआ ने भी उसे कसकर अपने भाव में भर लिया और मुस्कुराते बोली, आई लव यू टू। दूसरी तरफ सूर्य पैलेस के गार्डन में बैठा था और उसके सामने हाथ बांधकर सिर झुकाए उसका ड्राइवर खड़ा था। सूर्य उसे अपनी गुस्से वाली आंखों से घूर रहा था। तभी उसकी कोल्ड आवाज़ ड्राइवर के कानों में गई और कहा, और वह डर से सहम गया। सूर्य ने कहा, जब तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती तो किसने कहा था तुम्हें मेरी कार ड्राइव करने के लिए। उसकी बात पर जैसे ही ड्राइवर कुछ कहने को हुआ कि तभी सूर्य ने फिर से कहा, यू आर फायर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। उसके यह कहते हुए ड्राइवर सूर्य के पैरों में गिर गया और उसने उसे माफ़ी मांगते हुए कहा, सर मैं जाना नहीं चाहता था, पर मेरे घर से फ़ोन आ गए, मेरी बेटी बहुत बीमार थी इसलिए मुझे जाना पड़ा सर। अच्छा, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो गई तो तुम मुझे कहीं भी अकेला छोड़कर चले जाओगे। अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तो मैं छोड़ रहा हूँ, इसे अपना बोनस समझना, वरना जो तुमने आज किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देता कि तुम जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाते। ड्राइवर इसका गुस्सा देखकर और उसकी बातें सुनकर डर गया। वह तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। उसके पास आ रहे यश ने सूर्य को ड्राइवर से पनिश करते हुए देख लिया था। वह होठों को तिरछा कर मुस्कुराने लगा और उसके बगल आकर बैठ गया। सूर्य अभी भी गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर यश ने उसे छेड़ते हुए कहा, होता है जब लाइफ में कोई चीज़ पहली बार होती है तो ऐसा ही होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। उसकी पहली नुमा बात सुनकर सूर्य ने उसकी बात तरफ देखा। यश उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी उसने सूर्य को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सही ही तो कह रहा है, मैंने कभी ना कभी इसकी शुरुआत होनी ही थी, आज हो गई। अच्छा एक बात बता, तू किस बात से गुस्सा है। तुझे सॉरी बोलना पड़ा इस बात से
या तूने एक लड़की को सॉरी बोला? इस बात से यश के सवाल पर सूर्य ने नज़र फेर ली। उसकी आंखों में सामने साया का चेहरा आ गया जब वह उससे झगड़ रही थी। तभी यश ने उसे खोए हुए देखकर कहा, वैसे तुझे सॉरी बोलने पर गिल्ट नहीं करना चाहिए। तूने किसी ऐसी वैसी लड़की को नहीं, एक खूबसूरत लड़की को सॉरी बोला है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका चेहरा और उसकी बात, उफ, सभी कमाल के थे। उसकी हर अदा से स्पाइसीपन छलक रहा था। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। यश जैसे से बोल रहा था, सूर्य की आंखों के सामने साया का चेहरा आ रहा था। तभी उसने अचानक से गुस्से में उसे बीच में रोकते हुए कहा, जस्ट शट अप। उसके यह बोलते ही यश चुप हो गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी सूर्य अपनी जगह से खड़ा और कुछ कदम आगे बढ़कर कहा, उसे क्या लगता है मुझसे सॉरी बुलवा कर वह जीत गई? कभी नहीं, मुझसे सॉरी बुलवाने की कीमत तो उसे चुकानी होगी। यह कहकर वह उसकी तरफ मुड़ा और यश को देखते हुए उसने आगे कहा, कल सुबह तक का टाइम है तेरे पास। मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना। वह सभी बोल ही रहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए यश ने कहा, तू मुझे धमकी दे रहा है? भाई मैंने क्या किया? उसकी बात सुनने उसे घूरते कहा, तू हंस रहा था ना, वह खड़ा, तुझे मजा आ रहा था ना वह सब देखकर? उसकी इस बात पर यश ने नजर चुराते हुए कहा, मैं अकेले थोड़ा ना हंस रहा था, सभी हंस रहे थे। उस लड़की की बातें ही ऐसी थी, किसी को भी हंसी आ जाए। हाँ, तो अब तुझे अपने हंसने की कीमत चुकानी होगी। कल सुबह तक, शाम तक नाम, एड्रेस सब कुछ मिल जाना चाहिए उसका। यह कहकर सूर्य अंदर चला गया। यश उसकी बात से चिढ़ गया। उसे जाते हुए देखकर उसने खुद से कहा, क्या ये गधा है? इसे समझ नहीं आया अभी तक। अरे जिस लड़की ने 10 मिनट में उसके मुंह में सबके सामने सॉरी निकलवा दिया, तो वह और क्या क्या कर सकती है? क्या इस गधे को अंदाज़ा नहीं है इस बात का? यह कहकर वह मुस्कुराकर फिर उसने आगे कहा, खामखा मैं अपनी ज़िंदगी तूफान को इनवाइट कर रहा हूँ। अब तो तबाही मचेगी, सिर्फ तबाही। अगली सुबह एसएसआर कॉर्पोरेशन में सूर्य के कैबिन में यश ने उसके सामने एक फाइल रखते हुए कहा, यह रही उस दो-धारी तलवार की सारी डिटेल्स। उसकी बात पर सूर्य ने उसे घूरते हुए कूदने लगा तो यश ने कहा, उसकी जुबान देखी ना कितनी तेज चलती है, इसलिए मैंने उसका नाम दो-धारी तलवार रख दिया। यह कहकर वह हंसने लगा तो सूर्य ने फिर सिर हिला दिया और फाइल खोलकर पढ़ने लगा। साया का नाम, डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सब था। सूर्य सब देखकर होठों को तिरछी कर मुस्कुराया तो वहीं आश्रम में साया अपने बाबा मानव मुखर्जी के पैर दबा रही थी। वे आंखें बंद करे चेयर से सिर टिकाकर लेटे थे। साया उन्हें बड़ी ही उत्सुकता से देख रही थी। तभी उसने धीरे से मगर प्यार से कहा, बाबा। उसके पुकारने पर मुखर्जी साहब ने आंखें बंद किए हुए ही हम कहा तो साय ने कुछ और उत्सुकता के साथ आगे कहा, बाबा हमें नौकरी करें क्या? उसकी बात सुनकर मुखर्जी साहब ने अपनी आंखें खोली और साया को देखा। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, आप नौकरी करना चाहती हैं, पर कहाँ? तभी साया ने स्माइल करते हुए कहा, आप हाँ कहें तो हम स्कूल में डांस टीचर की जॉब कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मानव जी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है आप जाइए। उसकी बात सुनकर साया झट से खड़ी हो गई और जाने लगी कि तभी काका आ गए। उनके हाथ में एक लिफाफा था जिसे देखकर साया ने कहा, ये क्या है काका? काका ने अंदर आते हुए कहा, पता नहीं बिटिया, पोस्टमैन दे गया है, उसको जरा पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। साया ने उसके हाथ से लिफाफा लिया और उसमें से रखे पेपर को निकाल कर पढ़ने लगी। पढ़ते ही उसके माथे के बीचों बीच लगी बिंदी उसके माथे पर सलवटें पड़ने से और भी खूबसूरत लगने लगी। उसने चेहरे के बदलते रंग को देखकर मानव जी भी परेशान के भाव से बोले, क्या हुआ बेटा, ये कैसा पेपर है? साया ने पेपर को फोल्ड किया और गुस्से में कहा, बाबा कोर्ट से नोटिस आया कि हमें 1 महीने के अंदर इस जगह को खाली करना है। 1 महीने के अंदर? ये कहते हुए मानव जी वापस से चेयर पर बैठ गए। काका और साया दोनों ही जल्दी से उनके पास गए और उन्हें संभालने लगे। मानव जी ने सोचते हुए कहा, 1 महीने के अंदर
हम नए घर का इंतज़ाम कैसे करेंगे और ये बच्चे कहाँ जाएंगे हम सबको लेकर। इन सबको आना चाहिए, इन सबको लेकर। उन्हें इतना परेशान देखकर साया ने कहा, बाबा हम हैं ना, हम सब देख लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब संभालेंगे। पर कैसे बेटा, कैसे? हम पहले ही हार चुके हैं केस तो, और अब तो कोर्ट में भी नोटिस आ गया, अब कहाँ जाएंगे हम? ये कहते हुए वह भावुक हो गए। साया ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा, बाबा आप हमारे साथ हैं तो हम सभी से लड़ सकते हैं, सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप हमारी हिम्मत हैं बाबा, आप ऐसे टूट नहीं सकते। साया का साथ देते हुए काका ने भी कहा, हाँ साहब बिटिया, सही है, सहायक सही कह रही है, अभी बुरा वक्त चल रहा है, जल्दी अच्छा वक्त भी आएगा। दोनों की बातें सुनकर मानव जी बहुत शांत हुए। फिर साया उन्हें उनके कमरे में ले आई और कुछ देर बाद उन्हें सुलाकर वह बाहर आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपने कमरे में गई और उसने बैग लिया और आश्रम से निकल गई। साया का ऑटो एसएसआर कॉर्पोरेशन के बाहर आकर रुका। ऑटो से बाहर निकलकर उसने बिल्डिंग को देखा और खुद से बोली, बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम सांची को यहीं बुला लेते हैं। ये कहते उसने बैग से फ़ोन निकाला और सांची को कॉल करने लगी। फ़ोन की बेल जा रही थी पर सांची उसका फ़ोन नहीं पिक कर रही थी। साया उधर इधर टहलते हुए खुद से बोली, कहाँ हो यार सांची, फ़ोन उठाओ ना। ऑटो वाले ने उसे इतना टाइम लगाने देख कर कहा, क्या मैडम 5 मिनट रुकने का बोलकर इतना टाइम लगा रही हो आप? मैं और आपका इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। साया ने उसकी बात पर मुंह बना लिया और फिर उसने अपने कान और कंधे के बीच फ़ोन दबाकर पर्स से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दे दिए। वह जैसे ही उसे पैसे देकर पीछे मुड़ी कि सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। टक्कर होते उसका फ़ोन और बैग दोनों ही नीचे गिर गए और उसमें रखी चीज़ें भी बिखर गई। अपनी बिखरी चीज़ों को देखकर साया ने बिना सामने देखे गुस्से से कहा, अंधे हो गए हो क्या? नहीं, देखकर नहीं चल सकते? भगवान ने आपको आंखें दी है ना, तो इनका इस्तेमाल भी करिए। ये कहते हुए अपने बैग को सामान भरने लगी। तभी उसके सामने खड़ा शख्स नीचे बैठा और उसके सामने से बीच से अपनी पेन ड्राइव उठाते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहा, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? यह आवाज़ जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर साय ने चौंक कर सामने देखा तो सूर्य उसे घूर रहा था। सूर्य का चेहरा देखकर साय ने मुंह बना लिया और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज का तो हमारा दिन ही खराब है। एक तो सवेरे सवेरे वो नोटिस और अब ई बेल बुद्धि राजकुमार, इनके दर्शन भी आज ही होने थे। साय ने उसे इग्नोर किया और अपना बैग लेकर जाने लगी कि तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोकते हुए कहा, से मी सॉरी। उसकी बात पर साय ने चौंक कर कहा, हम आपको सॉरी क्यों बोले? उसकी बात पर सूर्य ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखते हुए कहा, तुमसे गलती हुई है, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। और यह बात किसने कही आपको कि गलती हमसे हुई है? हम पीछे मुड़े और आपसे टकरा गए। किसने कहा था आपको हमारे पीछे खड़े होने के लिए? अगर आप पीछे ना खड़े होते तो टक्कर भी नहीं होती ना। गलती आपकी है सारी, आपको बोलना चाहिए। साया की बात सूर्य के और गुस्से को और बढ़ा गई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और अपने शब्द का जोर देते हुए कहा, मैं कॉल पर बात कर रहा था और अगर मुझे पता होता कि सामने से तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की होगी तो कभी पलटता भी नहीं। हाँ, तो हमें भी कहाँ पता कि पीछे आप हैं। अगर पता होता पीछे हमारे बैल बुद्धि राजकुमार खड़ा है तो हम भी नहीं पलटते ना। साय की बातें सुनकर सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। साय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वह डर के सहम गई और उसे देखकर मन ही मन खुद से बोली, हे भगवान, ये तो शिव जी का रौद्र रूप लग रहा है। उससे पहले कि अपना त्रिनेत्र खोलकर हमें भस्म कर दे। चल बेटा साया, जल्दी से निकल ले यहाँ से। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो गई। जब सूर्य ने अपने गुस्से पर काबू पाकर अपनी आंखें खोली तो सामने साया को न देखकर वह और झुंझला गया और गुस्से में खुद से कहा, यह लड़की अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। यह कहते हुए उसने इधर उधर देखा पर साया उसे कहीं नहीं दिखी तो सूर्य गुस्से से अपने अंदर ही दबा कर रह गया।
गुस्से को और कंपनी के अंदर चला गया। उधर साया भी स्कूल आ गई थी। वह प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने बैठी एक मध्यम वर्ग की महिला साया की बातें सुनकर और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन देखकर उससे कहा, वेल साया मुखर्जी, आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी है। हमारे स्कूल में आप एक डांस टीचर अपॉइंट होना चाहती हैं। इसके लिए हमें आपका टैलेंट भी देखना होगा। इसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। प्रिंसिपल के पास सुनकर साया खुश हो गई। उसने अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें हमारी डांस की फुटेज है। इसमें कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज जीता था। ये कहते हुए साया भी स्माइल और की और बड़ी ही हो गई। प्रिंसिपल ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन ड्राइव ली और उसे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। वह बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखने लगी और देखते हुए उसने साया से कहा, आर यू श्योर कि आप इसी की बात कर रही थी? इसने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो प्रिंसिपल ने स्क्रीन को उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर चल रहे प्रोजेक्टर को देखकर साया ने चौंकते हुए हाथ उसके मुंह पर लिखा और कहा, हे भगवान, यह क्या है? इसमें तो हमारी डांस की वीडियो थी। ये प्रोजेक्टर में कैसे बदल गई? तभी प्रिंसिपल ने उसकी बात पर कहा, यह तो कोई पता नहीं कर पाया। ये जॉब आपको नहीं दे सकती। ये तो मुझे पता नहीं, पर ये मैं जॉब आपको नहीं दे सकती जब तक आप मुझे अपने टैलेंट नहीं दिखा देती विद प्रूफ। हमें उसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखनी है। साया ने उसकी बात पर सिर हिलाया। मन ही मन खुद से बोली, उस बैलबुद्धि राजकुमार की शक्ल ही खराब है। जब से उसे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारा पेन ड्राइव कहाँ होगा। कितना अच्छा डांस किए थे उस दिन हम। ये कहते उसने रोने वाला मुंह बना लिया। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम में यश के इशारे पर करने पर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और प्रोजेक्टर को ऑन किया गया। सूर्य फॉरेन क्लाइंट से डील कर रहा था। यश उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। यश की स्पीच बहुत सही थी। क्लाइंट उसकी स्पीच सुनकर ही खुश हो गए थे। तभी यश ने अपनी बात पूरी करते हुए वीडियो को प्ले करके और क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, दीज आर आवर प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल्स। उसकी बात पर सिर हिलाकर वे सभी स्क्रीन को देखने लगे। सूर्य की नज़र भी स्क्रीन पर ही थी कि तभी अचानक से घुंघरू की आवाज़ आई। तो यश ने सूर्य की तरफ देखा। उसकी भौहें तनी हुई थी और वह एकटक स्क्रीन को ही देख रहा था। तभी उसके देखते ही देखते स्टेज की लाइट्स ऑफ हुई और साया स्टेज पर आकर डांस करने लगी। साया का चेहरा देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। तो वहीं लाइट्स अभी भी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए अभी भी क्लाइंट्स अभी स्क्रीन पर नज़र गड़ाए साया का डांस देख रहे थे। यश ने साया को देखते ही मन खुद से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मत लाओ उस तूफान को अपनी ज़िंदगी में, पर यह खता माना ही नहीं। अब देखो हो गई ना तबाही शुरू। फिर सोचते उसने आगे कहा, पर यह सब हुआ होगा कैसे? उसका डांस का वीडियो सूर्य के पेन ड्राइव से कैसे आया? यह कहते हुए उसने सूर्य की तरफ देखा। वह अभी भी स्क्रीन को देख रहा था। तो वहीं सूर्य ये देखकर समझ गया था उसने गलती से उसकी पेन ड्राइव उठा ली थी। तभी सब शांत थे और तभी रूम में सूर्य की आवाज़ आई। उसने गुस्से से कहा, आउट एवरीवन आउट। उसके यह कहते ही सब वहाँ से चले गए। यश उठते हुए कहा, क्या मैं भी जाऊँ? तभी सूर्य ने उसे ऐसे देखा कि उसे वहाँ से खुद का चले जाना ही ठीक लगा। अब रूम पूरी खाली हो गया था। स्क्रीन पर अभी भी साया का डांस चल रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक था। ताल से मिला। सूर्य उसे देखते हुए अपनी जगह से उठा और उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। जब तक वह उसके पास गया उसका डांस खत्म हो गया था और आखिरी स्टेप की उसकी फ़ोटो पूरे स्क्रीन पर दिख रही थी, जिससे उसका एक हाथ ऊपर की तरफ था और दूसरा नीचे की तरफ था। यह डांस की पोजीशन में थी। पूरे स्क्रीन पर उसका हंसता हुआ चेहरा दिख रहा था। उसके बाल, उसके चेहरे और गर्दन बिखरे हुए थे। कोई नॉर्मल आदमी अगर उसकी यह तस्वीर देखता तो पहली झलक में वह उसे प्यार में घिर जाता। पर सामने खड़ा इंसान कोई नॉर्मल नहीं था, वह SSR था। आंखों में बेहद नफरत भरे और चेहरे पर एरोगेंट लुक लिए वह उसे ही घूर रहा था। उसने बड़े ही कड़वे शब्द में कहा, आई हेट यू सो मच। दूसरी तरफ रायज़ादा पैलेस में दुआ सबके साथ किचन में थी और खाना बना रही थी। तभी माहिरा ने खाना इसमें स्मेल लेते हुए कहा, यह सब सूर्य के
लिए बना रही हो ना? उसकी बात पर दुआ ने सिर हिला दिया। तभी महिरा काउंटर से टिक कर खड़ी हो गया, दोनों हाथ बांधकर उसे बोली, तो क्या कहा उसने शादी के बारे में? उसकी बात सुनकर दुआ ने लेजी अंदाज में कहा, कहेगा तो वह तब ना, कुछ जब उसे बात करूंगी मैं। उसकी बात महिला कुछ कहती कि तभी चित्रा ने अंदर आते हुए कहा, तो बता करना यार। चीकू और महिका दोनों जिद करके बैठी हैं, पहले भाई की शादी होगी, उसके बाद ही वह शादी करेंगी। फिर दोनों को देखते हुए दुआ ने कहा, कब आ रहे हैं दोनों वापस? एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके, एग्ज़ाम के बाद दोनों ही आ जाएंगी, महिरा ने कहा। तभी दुआ ने फिर से कहा, और रक्षा संभव, वह कब तक आएंगे? इस बात पर चित्रा ने कहा, वह तो तू उनकी माँ से ही पूछ। फिर वह सभी खाना रेडी कर थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सर्व करने लगी। उनके खाना लगाते ही सभी फ्रेश होकर आ गए। वहाँ सभी बैठे थे, शौर, राज, अभय, विशाल, अनमय और सिम्हा भी। उनके बगल यश बैठा था कि तभी मीरा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए यश से कहा, यश, मेरा सूर्य कहाँ है? क्या वह अभी तक ऑफिस से नहीं आया? उसकी बात सुनकर यश ने हाथ जो उसके मुंह में खाना डालने वाला था वो बीच में ही रुक गया। उसने सिर झुकाए चोरी चारों ओर अपनी नज़र घुमाई तो सब अब खाना छोड़कर उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर यश ने चश्मा वापस सॉरी उसने उन्हें देखकर यश ने चम्मच वापस प्लेट में रख दिया। बहुत सोच समझकर मीरा की तरफ देखते उसने कहा, वो दादी, हमारी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उस क्लाइंट ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया, इसी बात से सूर्य थोड़ा अपसेट है। यश की बातें सभी को चौंक गई और तभी राज ने कहा, हो ही नहीं सकता, सूर्य जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मैंने देखा था, उसे वह अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड था। उसका बनाया प्रोजेक्शन कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता। राज की बात सुनकर यश ने खुद से कहा, क्या मुसीबत है, अब क्या बताऊं सबको। मीटिंग रूम में प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्शन की जगह दो धारी तलवार का डांस चल रहा था। यश खुद से ही बातें करने में लगा था, उसे अंदाजे भी नहीं था कि सब उसे कैसे देख रहे हैं। तभी अनमय ने उसे देखते हुए कहा, यश, सच सच बता, क्या बात है, क्लाइंट ने मना करने की क्या वजह है? अनमय की बात सुनकर यश ने डरते घूंट अपने गले से नीचे उतारकर खुद से कहा, बता दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और नहीं बताया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ फंस गया मैं? रक्षित संभव, प्लीज़ यार कम बैक, मैं अब और हैंडल नहीं कर सकता ये सब। तभी मीरा ने अपने आगे से थाली सरकाते हुए कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मेरा सूर्य नहीं आ जाता मैं नहीं खाऊंगी। मीरा की बात सुनकर शौर्य अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और मीरा को समझाते हुए बोला, माँ वो आ जाएगा, वो अब कोई छोटा बच्चा नहीं है माँ, जिसकी आप इतनी परवाह कर रही हैं। आप खाना खाइए, वह आ जाएगा। तभी मीरा ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, तेरे लिए तो कभी वह छोटा बच्चा था ही नहीं, पर मेरे लिए वह आज भी मेरा छोटा सा सूर्य है। तू तो इतना पत्थर दिल बन गया ना कि मेरे मासूम बच्चे को तूने इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। तुझे कुछ अंदाजा भी है उन दिनों मेरा बच्चा कैसे रहा होगा? ये कहते हुए मीरा भावुक हो गई। शौर्य ने मीरा को देखकर आंखें बंद कर एक आह भरी और सब देखकर दुआ साइड में जाकर सूर्य को कॉल करने लगी। तभी मीरा ने शौर्य से कहा, अगर तू चाहता है मैं खाना खाऊं तो जा मेरे सूर्य को लेकर आ। मीरा की बात सुनकर शौर्य बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उधर जैसे सूर्य ने दुआ का कॉल रिसीव करा तो दुआ ने हेलो बोलने के से पहले शौर्य ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन अपने कान में रखते हुए कहा, कहाँ हो तुम? आवाज़ सुनते ही सूर्य पहचान गया कि वह उसके डैड की आवाज़ है। उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। तभी सूर्य ने कमांडिंग टोन में कहा, जहाँ भी हो 15 मिनट में घर पहुँचो, माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम आओगे तभी वह खाना खाएगी। अपनी बात पूरी करते शौर्य ने कॉल कट कर दिया। दुआ को फ़ोन देकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया। यश को जो सोच रहा था कि वह मीरा की वजह से बच गया है, तभी आयशा ने उसे आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहा, यश। उसके इस तरह बोलने पर यश डरी सहमी नज़रों से उसे देखने लगा। वह समझ गया कि अब उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा और तभी उसने धीरे से कहा, वो एक लड़की है। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना। राधे राधे।